अस्सलाम वालेकुम। ऑफिस विद अतीक के साथ मैं हूं अतीक अहमद। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लासेस काफ़ी डिले हो गई और मैं माज़रत चाहता हूं उन तमाम स्टूडेंट्स से जो कि इस सीरीज़ में जुड़े हुए थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ बिज़ी शेड्यूल की वजह से मैं जो है वो अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन आज मैं पूरी कोशिश करूंगा और अब से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ऑन टाइम जो है वो वीडियोस मिल सकें और आप उसे रिव्यू कर सकें और इससे कुछ गेट कर सकें। ठीक है जी, तो आज की क्लास है क्लास नंबर 9 और आज जो फंक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इफ़ स्टेटमेंट है, इफ़ का फंक्शन है। और मेरा मानना ये है कि अगर आप इफ़ फंक्शन अगर आप सीख जाते हैं तो आप समझ लें कि आपने पूरा एक्सेल सीख लिया, समझ लिया। क्योंकि इफ़ मेरे नज़दीक सबसे बहुत ही बेहतरीन किस्म का फंक्शन है ये, और इस फंक्शन को मैं बहुत ज़्यादा वैल्यू देता हूँ। और अगर आप यानी एडवांस लेवल अगर आप सीखना चाहते हैं एक्सेल की, तो आपको इफ़ का कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो क्लियर हो। और इसके अंदर इस फंक्शन से आप अनगिनत चीज़ें कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, बहुत सारे सिस्टम्स को डेवलप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ जो है वो एक बेसिकली जो है वो लॉजिकल फंक्शन है जिसके अंदर या तो स्टेटमेंट ट्रू होता है या तो स्टेटमेंट फॉल्स होता है। यानी आप उसमें कोई ना कोई लॉजिक प्रोवाइड करेंगे कि लॉजिक जो है वो या तो सही होगी या तो लॉजिक गलत होगी। इसमें ये दो किस्म की कंडीशंस होती हैं जिस पर ये काम करता है। अच्छा जी, सबसे पहले आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा कि इफ़ फंक्शन से आप क्या क्या कर सकते हैं। तो एक कुछ साल पहले मैंने एक एप्लीकेशन डिज़ाइन की थी। ये एक एप्लीकेशन है एक कंपनी के अंदर, ये हो सकता है अभी चल रही हो। ये एप्लीकेशन क्या काम करती है, ये काम करती है जनाब के जितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं, तो ये एम्प्लॉयज़ का एक तो रिकॉर्ड मेंटेन करती है अपने पास। और आप जैसे कि देख सकते हैं कि एक्टिव कितने हैं, डीएक्टिवेट कितने हैं, इसके अलावा शिफ्ट इंचार्जेस कितने हैं, ये तमाम चीज़ें कि कौन कौन से डेजिग्नेशन के अगेंस्ट कितने हमारे पास एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। ठीक है, एक तो इसका ये रिकॉर्ड है। दूसरा इसका रिकॉर्ड जो इसका मेन पर्पस है वो क्या है कि जो भी एम्प्लॉय छुट्टी करेगा तो उसका रिकॉर्ड जो है वो इस एप्लीकेशन के अंदर हम रिकॉर्ड करेंगे। और हम ये भी रिकॉर्ड करेंगे साथ साथ कि उसने किस दिन छुट्टी की, कब से कब तक छुट्टी की। ठीक है, और इस एप्लीकेशन का जो मेन पर्पस है वो ये है कि इस एप्लीकेशन के ज़रिए आप ये भी जान सकते हैं कि कौन से एम्प्लॉय ने कितने दिन बाद और कौन सी छुट्टी की है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जैसे कि ये ज़फ़र इकबाल साहब हैं असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है, इन्होंने 1 अप्रैल को छुट्टी की, 1 अप्रैल 2023 को इन्होंने छुट्टी की है। ठीक है, अब मैं दोबारा इनको मेंशन करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इनका जो एम्प्लॉय कोड है वो मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ और इंटर करता हूँ। ठीक है जी, अब देखें ज़फ़र साहब ने दोबारा उनकी एंट्री आ रही है और सिस्टम ने अब मुझे इंडिकेट किया है कि इनकी ये सेकंड लीव है। ठीक है, और इनको छुट्टी अलाउ है और इन्होंने कितने दिनों के बाद, 25 दिनों के बाद इन्होंने छुट्टी की है। ये देखें 1 अप्रैल को की थी और अब 26 अप्रैल को इन्होंने छुट्टी की है, यानी 25 दिन बाद इन्होंने ये छुट्टी की है। और ये सेकंड लीव ऑफ दिस मंथ आफ्टर 25 डेज़, ये रिमार्क्स आ रहे हैं। तो ये जो चीज़ें आ रही हैं ना, एक तो ये आपको नज़र आ रही है, जो एक स्टेटमेंट नज़र आ रही है, एक एम्प्लॉय जिसका रिकॉर्ड पहले यहाँ पर है, फिर बीच में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, और फिर हम एक एंट्री करते हैं और सिस्टम हमें इसमें से ट्रेस करके दिखा देता है जनाब के वो पहले उसने कब छुट्टी की और बाद में कब की और कितने दिनों के बाद उसने छुट्टी की है। तो ये एप्लीकेशन मैंने डिज़ाइन की थी
और इसका मेन पर्पस यही था कि एम्प्लॉयज़ की कारकर्दगी को देखा जाए कि वो कितने दिनों के बाद और उन्होंने कौन कौन सी और कितनी छुट्टियां कर रखी हैं। तो इस वजह से ये एप्लीकेशन डिज़ाइन की थी। और इसके साथ ही इसमें एक फॉर्म हमने डिज़ाइन किया था जिसमें यह था कि जस्ट सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ से सिलेक्ट करना है नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, कुछ एम्प्लॉयज़ सेलेक्ट किया आपने, किया सेंड रिकॉर्ड, तो ये जो एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ आ जाते थे। उसके बाद आप उनको क्लिक करें तो इनका जो फॉर्म है वो ऑटोमेटिकली जो है वो फिल हो जाएगा। और यहाँ से जो है वो आप पर्पस ले सकते हैं कि वो उन्होंने किस पर्पस, क्या रीज़न था उन्होंने छुट्टी क्यों की। यहाँ से आप वो सेलेक्ट करके, और क्योंकि इन्हें देखें कि ये लीव अलाउड आ रहा है, इन्हें छुट्टी करने की इजाज़त है। अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय जिसका डेटा जो है वो नोट उस पर है, उसे छुट्टी अलाउड नहीं है, तो वो उसका क्या होगा। जैसे कि ये एक एम्प्लॉय है, मैं इसे सेंड रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है जी। और अब इसे सेलेक्ट करते हैं तो देखें लीव नॉट अलाउड आ रहा है यहाँ पर। और इसको जो है वो फिर हम जब प्रिंट करेंगे तो सिस्टम कहेगा कि मोहम्मद सुहेल इज़ नॉट अलाउड फॉर लीव नाउ, यानी इसका प्रिंट भी नहीं निकलेगा। तो ये सिस्टम हमने कुछ डेवलप किया था और इसमें इफ़ स्टेटमेंट हमने यूज़ करके इस तरह की एप्लीकेशन डिज़ाइन की है। अच्छा, ये देखें सामने आपको रिमार्क्स भी नज़र आ रहा है कि फ़र्स्ट लीव है इसकी, और जिस तरह जैसे जैसे हम एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करते जाएंगे तो उनकी जो है वो यहाँ पे रिमार्क्स भी आते जाएंगे कि सेकंड लीव ऑफ दिस मंथ आफ्टर 25 डेज़ है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन का मेन पर्पस है। अब इसके अंदर इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ किया गया है, यानी ये जो एप्लीकेशन डिज़ाइन हुई है ये इफ़ स्टेटमेंट पे हुई है। और आप लोगों को मैं ये भी दिखा दूं कि कुछ साल पहले जो सबसे बड़ा जो एक यानी कोड बनाया है मैंने इफ़ स्टेटमेंट को लेके, वो कितना बड़ा कोड मैंने बनाया है और वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है जी। ये देखें, ये फार्मूला बार आपको नज़र आ रहा है और ये जो आपको एक वो जो एम्प्लॉयज़ को लिस्ट डाउन कर रहा है कि पहली से दूसरी छुट्टी के दरमियान कितना डिफरेंस है और कितने डेज़ हैं। तो उसके लिए जो मैंने फंक्शन डिज़ाइन किया था वो फंक्शन आपके सामने जनाब ये है वो फंक्शन जो कि आपको क्लियर करके देता है। और इसमें तकरीबन ऑलमोस्ट 10 लीव्स यानी 10 मरतबा एंट्रीज़ करने पर भी ये आपको इंडिकेट करेगा कि ये इसकी 10वीं छुट्टी है और इतने दिनों के बाद, यानी 10 मरतबा आप अगर हम एंट्री करेंगे तो ये सिस्टम आपको इंडिकेट करेगा। तो ये इफ़ स्टेटमेंट के ऊपर सारा डिज़ाइन हुआ है। और अगर आप इफ़ स्टेटमेंट समझ जाते हैं तो मेरे हिसाब से आप एक्सेल सीख गए और आप एक्सेल को अब आप एडवांस लेवल पर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो एक पर्पस आप लोगों को बताना था कि इफ़ स्टेटमेंट क्या काम करता है और किस तरह करता है और इसे आप किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसके एक एग्जांपल भी मैंने दे दी। अब चलते हैं इसको समझते हैं कि इफ़ स्टेटमेंट को कैसे अप्लाई करेंगे हम, ठीक है जनाब। तो इफ़ स्टेटमेंट को अप्लाई करने के लिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने सेट की हैं और आप लोगों को बस ध्यान देना है। अगर आप ध्यान से इस क्लास को नहीं सुनेंगे या देखेंगे या इसको स्किप करेंगे, इस वीडियोस को बार बार स्किप करेंगे, तो आप इफ़ स्टेटमेंट नहीं कवर कर पाएंगे। और मेरे नज़दीक इफ़ स्टेटमेंट समझ लें कि बैकबोन है एक्सेल का। अगर आप एक्सेल में चीता होना चाहते हैं, मतलब आप टाइगर बनना चाहते हैं, आपकी दुम भी निकल आ जाए, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इफ़ स्टेटमेंट लाजमी सीखना चाहिए, ठीक है। चलें फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज बहुत लंबी क्लास होने वाली शायद, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्किप नहीं करेंगे, उसे ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। और अगर कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर, मोबाइल नंबर और तमाम मेरी जो कांटेक्ट की जो ज़राए हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है।
ओके जी, स्टार्ट करते हैं अपनी पहली एग्जांपल से। और पहली एग्जांपल है और इसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या लॉजिक बनाना चाहता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा हुआ 10। अच्छा जी, मैं लॉजिक ये बनाना चाहता हूँ कि इस सेल में आने वाली वैल्यू अगर 10 के बराबर हो या 10 से छोटी हो तो सिस्टम हमें लिख कर दे, यानी लिखा हुआ है कि द वैल्यू यू हैव एंटर्ड इज़ लेस देन और इक्वल टू 10। और जैसे ही हम इसमें वैल्यू बढ़ा दें, जैसे 10 से ज़्यादा कर दें या 10 से ज़्यादा ही करेंगे, तो लिखा हुआ है कि द वैल्यू यू हैव एंटर्ड इज़ ग्रेटर दैन 10। ठीक है जी, ये दो हमने रिमार्क्स यहाँ पे टाइप करवाना है। तो टाइप करवाने के लिए हम क्या करेंगे, इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं, इज़ इक्वल टू इफ़, और सबसे पहली चीज़ वो कहता है लॉजिक बनाओ अपनी, आप क्या चाहते हैं। हम जो चाह रहे हैं जनाब ये है कि इस सेल में आने वाली वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू 10 है तो लिखा हुआ आए। तो ये देखें, ये मैंने एक लॉजिक बना दी। लॉजिक बनाने के बाद मुझे क्या करना है, कॉमा लगाना है। तो मैं कॉमा लगाऊंगा, वैल्यू इफ़ ट्रू के ऊपर मैं आ जाऊंगा कि मुझे क्या, अगर मेरी जो लॉजिक है अगर वो सही साबित हो जाए तो सिस्टम ने क्या करना है। तो सिस्टम ने रिमार्क्स देने हैं, द वैल्यू यू हैव एंटर्ड इज लेस देन और इक्वल टू 10। ठीक है जी, ये इसने रिमार्क्स देना है। और अगर ये गलत हो, यानी 10 से बड़ी वैल्यू अगर हम फीड कर दें तो सिस्टम हमें रिमार्क्स दे, द वैल्यू यू हैव एंटर्ड इज ग्रेटर देन 10। ठीक है जी, ये दो स्टेटमेंट हमने इसमें दे दी हैं। लॉजिक हमने बना दी और उसकी ट्रू वैल्यू हमने दे दी। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम ये देंगे क्योंकि ये नंबर्स नहीं हैं। सिर्फ नंबर्स के अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी के सारी आपने अगर एज इट इज़ टाइप करवानी है तो आपको वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देनी होंगी। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा आएगा और एंड में भी इन्वर्टेड कॉमा आएगा। और साथ में फिर जो फॉल्स की है वो भी आप एज इट इज़ टाइप करवाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपने इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल करना है। सिंपल, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हिट द एंटर की। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। और इससे करते हैं ड्रैग। अच्छा, द वैल्यू यू हैव एंटर्ड इज लेस देन और इक्वल टू 10। अच्छा, मैं इसमें फीड कर देता हूँ जनाब 0.5। हाँ, वो 0.5 भी 10 से छोटी होती है। माइनस 0.898 वो भी ऐसे ही होती है। अच्छा, मैं इसमें टाइप करता हूँ जी 10.1। ओह, स्टेटमेंट चेंज हो गई। द वैल्यू यू हैव एंटर्ड इज़ ग्रेटर देन 10। अच्छा जी, मैं इसमें दे देता हूँ 9.99। ओए ओए, इसमें एक पॉइंट देखें, एक पॉइंट जो है 0.1 जो है वो भी अगर इसमें कम होगा तब भी सिस्टम जो है हमें एक्यूरेट रिज़ल्ट दे रहा है। तो ये हमारी पहली इफ़ स्टेटमेंट के साथ हमने जो लॉजिक तैयार की वो आपके सामने है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो फिर एक और स्टेटमेंट हम नीचे वाले में बना लेते हैं। अच्छा, अब नीचे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि लिखा हुआ आए कि अगर मैं अब टाइप करूँ अतीक तो लिखा हुआ आए इट्स यू, और अगर मैं किसी और का नाम दूं तो सिस्टम मुझे बताए कि अननोन पर्सन है, मैं नहीं जानता। ये सिर्फ मुझे जानता है क्योंकि मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं ऑपरेट कर रहा हूँ ना इसे, तो ये मुझे जानता है। ठीक है, अगर आप ऑपरेट करेंगे तो ये आपको भी जान जाएगा। इस वजह से आप लोगों को इफ़ स्टेटमेंट सीखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि एक्सेल आप लोगों को जाने कि आप लोग हैं, एक्सेल को यूज़ करते हैं, सीखते हैं। और ये सीखेंगे कैसे, मेरे वीडियोस देखकर। मुद्दे की बात पर आते हैं। चलें जी, दोबारा से इफ़ स्टेटमेंट को अप्लाई करते हैं।
अब हमारी लॉजिक क्या है, इस सेल में आने वाली वैल्यू बराबर हो जाए अतीक के, तो लिखा हुआ आए इट्स योर नेम, ठीक है। और अगर किसी और का नाम दें तो लिखा हुआ आए अननोन पर्सन, भाई मैं नहीं जानता इस भाई साहब को कौन है, ठीक है। तो ये हमने सिंपल एक स्टेटमेंट तैयार की जिसमें B6 इज इक्वल टू अतीक, तो लिखा हुआ इट्स योर नेम, और फॉल्स में आ जाएगा अननोन पर्सन, ठीक है जी। ब्रैकेट क्लोज, हिट द एंटर की, इट्स योर नेम, मुझे पहचान गया भाई ये। अच्छा मैं अब दे देता हूँ अहमद अननोन पर्सन। अच्छा भाई AT अगर मैं लिखूँ खाली, नहीं पहचानता, ATI नहीं पहचाना, ATIQ नहीं पहचाना, ATIQ इट्स योर नेम। तो एग्जैक्ट जो आप वैल्यू देते हैं वो जब इससे मीट कर जाएगी एग्जैक्ट, तो फिर ये आपको सही स्टेटमेंट और ट्रू स्टेटमेंट देगा, ठीक है जी। ये हमने पहली एग्जांपल यहाँ पर हमने इसमें 2 टाइप्स थी, वो हमने वन बाय वन हमने अप्लाई की। अब नीचे की तरफ चलते हैं। अब नीचे मैंने वही 2 चीज़ें रखी हैं, 10 और अतीक। अब इसमें मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ, अच्छा जी, इसमें मैं करवाना ये चाह रहा हूँ कि अगर इस सेल में आने वाली वैल्यू 10 है तो ये इसको हमें बताए कि ये जो वैल्यू है ना, ये जो आपने टाइप की है ये नंबर वैल्यू है, यानी ये नंबर्स हैं, सिंपल, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यूज़ टाइप करता हूँ जैसे कि ABCD या कुछ भी, तो ये हमें बताया कि ये अल्फ़ाबेट्स हैं भाई। अब ये इसको कैसे पता लगेगा कि ये नंबर्स हैं, ये अल्फ़ाबेट्स हैं, ये कैसे पता लगेगा, क्या लॉजिक होगी, हम किस तरह बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपल क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे इफ़ स्टेटमेंट ही, लेकिन इसके साथ हम 2 मज़ीद फंक्शंस इसमें ऐड करेंगे। पहला फंक्शन हमारे पास क्या है, इज़ इक्वल टू इज़ नंबर, ठीक है। इज़ नंबर ये क्या करता है भाई, ये क्या करता है, आप अगर इसको कोई सेल की वैल्यू दे देते हैं या इसके अंदर कोई नंबर टाइप करते हैं तो ये आपको ट्रू या फॉल्स देता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा इज़ नंबर और B9 की मैंने इसमें क्या दे दी, रेंज दे दी, ठीक है। तो इसने कहा ट्रू, हाँ ये सही है कि ये नंबर है, ठीक है। अब इसी फंक्शन को मैं नीचे अप्लाई करता हूँ, इज़ इक्वल टू इज़ नंबर और नीचे वाले सेल की एड्रेस दे देते हैं, ये देता है फॉल्स। तो ये पहचान करता है कि इज़ नंबर जो है वो नंबर्स की पहचान करता है, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास क्या है, एक और फंक्शन है जिसे हम कहते हैं इज़ टेक्स्ट। अब ये क्या करता है, ये अगर मैं इसे दे देता हूँ, ऊपर वाला सेल दे दिया जहाँ पर 10 लिखा हुआ है, एंटर करते हैं तो ये कहता है फॉल्स, यानी ये फिर क्या करता है, ये जनाब पहचानता है अल्फ़ाबेट्स को। अगर आप इसमें ये वैल्यू दे देते हैं, अल्फ़ाबेट्स दे देते हैं, तो ये अल्फ़ाबेट्स को पहचानता है, और इस नंबर नंबर्स को पहचानता है, ठीक है। तो इफ़ के साथ हम 2 फंक्शंस अप्लाई करके अपना काम करवा लेंगे जो हमें करवाना है, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल में 2 की वैसे ज़रूरत नहीं रहेगी, हम एक ही कर लेते हैं, और ये एक ही सेल है जहाँ पर हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ टाइप करवाएंगे। तो यहाँ पर हम दे देते हैं फंक्शन इज़ इक्वल टू इफ़, अच्छा जी, पहला लॉजिक जो है वो हमें क्या देनी है, इफ़ इज़ नंबर इज़ इक्वल टू दिस सेल, ठीक है, इज़ नंबर, और हमने उसमें एक सेल की वैल्यू दे दी। अब यहाँ से हमें रिज़ल्ट मिलेगा क्या, या तो ट्रू मिलेगा या तो फॉल्स मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दे दिया कि जी इज़ नंबर इज़ इक्वल टू ट्रू। अगर ये ट्रू हो जाए तो सिस्टम टाइप करे यू हैव entered नंबर या न्यूमेरिक वैल्यूज़, ठीक है। और अगर ऐसा ना हो तो ये टाइप करें यू हैव
entered अल्फ़ाबेट्स। ठीक है जी, और ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी और एंटर की प्रेस कर देते हैं। अच्छा जी, ये कह रहा है यू हैव एंटर्ड नंबर वैल्यूज़। अच्छा, मैं इसमें दे देता हूँ -98.65। ठीक है, और वही स्टेटमेंट लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, मैं इसमें दे देता हूँ जनाब 56, वही लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, मैं इसमें दे देता हूँ 0, वही लिखा हुआ आ रहा है। 1, वही लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, इसमें दे दिया A, यू हैव एंटर्ड अल्फ़ाबेट्स। अच्छा, इसमें मैं दे देता हूँ एक स्पेशल करैक्टर। ठीक है, वही आ रहा है। अच्छा, मैं दे देता हूँ @ वही आ रहा है। अच्छा जी, हैशटैग का साइन, वही आ रहा है। अच्छा, मैं दे देता हूँ जी परसेंटेज अल्फ़ाबेट्स। तो देखें कि ये सारे के सारे आप अगर इसमें न्यूमेरिक वैल्यूज़ दे देते हैं 45 कुछ भी, तो ये आपको देता है यू हैव एंटर्ड नंबर वैल्यूज़। और जैसे ही आप इसमें कुछ और टाइप करते हैं तो ये आपको इंडिकेट करता है यू हैव एंटर्ड अल्फ़ाबेट्स। ठीक है जी, अब यहाँ पर इस टैक्स भी आप दे सकते थे, फिर इस टैक्स भी वही काम करेगा, लेकिन आपको स्टेटमेंट जो हैं वो आगे पीछे करने पड़ेंगे। सबसे पहले ये यू हैव एंटर्ड अल्फ़ाबेट्स पीछे पहले लाना पड़ेगा और यू हैव एंटर्ड नंबर वैल्यूज़ को बाद में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह आप करवा सकते हैं। और सिंपल आपको सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट समझाना था। ठीक है, 2 एग्जांपल्स हो गए, 3 हो गई। अब हम एक और मज़ीद एग्जांपल की तरफ चलते हैं ताकि थोड़ी सी आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। और इफ़ स्टेटमेंट जो है ना वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, आप इसे समझें। अगर आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो इफ़ स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कर रहा हूँ अपनी कंडीशन को, अपनी लॉजिक को। अब तीसरी एग्जांपल में हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे जनाब कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक लिस्ट है और उसमें थाउजेंड्स नेम है, और हम ट्रेस करते हैं कि क्या ये नाम उसमें मौजूद है। हम एक टाइप करते हैं कहीं पे, वैसे तो आप Ctrl+F करके आप देख सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन एक एग्ज़ाम्पल एक समझाने के तौर पर अगर जो है वो एक लिस्ट में से कोई एक नाम ट्रेस करना चाहते हैं कि क्या वो लिस्ट के अंदर मौजूद है या नहीं है, तो आप कैसे करेंगे। तो इसके भी बहुत सारे तरीके होंगे। एग्ज़ाम्पल एक, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक समंदर है भाइयों, और हर एक को अपने अपने मेथड्स आते हैं। तो मुझे जो अभी जहन में आ रहा है वो आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छा जी, इसमें हम क्या करेंगे, इफ़ फंक्शन को अप्लाई करेंगे लेकिन एक और फंक्शन के साथ। अब वो फंक्शन क्या है, वो फंक्शन है मेरे भाई जो पहले आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ, लुकअप। लुकअप क्या करता है, लुकअप किसी डेटाबेस में से अगर आप एक पर्टिकुलर उसको डेटा देते हैं, कोई वैल्यू देते हैं, तो उसके अगेंस्ट आपको वैल्यू ही निकाल कर देता है वो। ठीक है, तो लुकअप का काम है वो वैल्यू देना, निकालना, जिसके अगेंस्ट आप वैल्यू निकलवाना चाह रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, मैं ये करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ मैं इसे मिटा देता हूँ, और यहाँ पर मैं ये चाह रहा हूँ कि इस सेल में आने वाली वैल्यू के मुतल्लिक मुझे यहाँ से वैल्यूज़ उठानी है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले लुकअप वैल्यू, ये वाली वैल्यू है जो इसमें मैं टाइप करूँगा। कहता है लुकअप वेक्टर बताओ कहाँ से ट्रेस करना है, यहाँ से ट्रेस करना है जी। अच्छा जी, फिर कहता है रिज़ल्ट वेक्टर बताओ, वो जगह बताओ जहाँ से एग्जैक्ट वैल्यूज़ उठानी है, यही वाली जगह है जहाँ से वो वैल्यूज़ उठानी है। इंटर की। ठीक है जी, नॉट अवेलेबल आ रहा है क्योंकि हमने इसमें लुकअप वैल्यू फीड ही नहीं की। अच्छा जी, हमें चाहिए जी एसन के मुतालिक। अब जैसे ही एसन देते हैं तो एसन की जो वैल्यू है उस डेटाबेस के अंदर या वहाँ उस लिस्ट के अंदर वो एसन ही है, तो एसन के बदले हमें एसन ही मिल रहा है। अच्छा जी, अब मैं देखता हूँ अतीक के बदले रिटर्न्स में अतीक ही आ रहा है, फजल की जगह फजल ही आ रहा है। अच्छा जी, मैं इसमें टाइप करता हूँ मिसबा की जगह मिसबा ही आ रहा है।
ठीक है, तो रिटर्न में हमें उस वैल्यू के अगेंस्ट वही वैल्यू मिल रही है क्योंकि उनके अगेंस्ट वो खुद ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट अब तैयार करेंगे। ये तो हमें क्या दे रहा है, लुकअप क्या दे रहा है, यहाँ से जो वैल्यू हम इसको यहाँ पर देते हैं उसके अगेंस्ट वो वैल्यू वापस से रिटर्न में ही दे रहा है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम इज इक्वल टू दे देते हैं इफ़, इससे पहले हम अप्लाई करेंगे इफ़। अब ये लॉजिक में हम इस्तेमाल करेंगे लुकअप का फंक्शन। इफ़ अगर लुकअप यानी ये जो वैल्यू है यहाँ से हमें कोई वैल्यू हासिल हो जाएगी, वो अगर बराबर हो जाए इस वैल्यू के C22, यहाँ से वैल्यू हमें ट्रेस, जैसे कि मिसबा अगर हम यहाँ पर टाइप करते हैं C20 में, तो यहाँ से भी मिसबा इज इक्वल टू मिसबा हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये सही हो जाएगा तो क्या हो, वैल्यू हमें क्या आनी चाहिए, वैल्यू सिस्टम हमें इंडिकेट करे नेम इज मेंशन इन अबव लिस्ट। ठीक है जी, ये दे दे कि नाम जो है वो मेंशन है ऊपर वाली लिस्ट के अंदर, अगर सही स्टेटमेंट हो जाए। और अगर ऐसा ना हो, हम अगर ये गलत हो जाए तो सिस्टम हमें इंडिकेट करे नॉट मेंशन। ठीक है जी, और ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर की। अच्छा जी, अब देखें कि ना लिखा हुआ है नेम इज़ मेंशन इन अबव लिस्ट। अच्छा, मैं अब यहाँ पर टाइप कर देता हूँ अतीक, ये भी वही आ रहा है। अच्छा जी, फजल वही आ रहा है। अच्छा जी, अहमद नॉट अवेलेबल। अच्छा, नॉट अवेलेबल का एरर जनरेट हो रहा है। अब क्यों हो रहा है एरर जनरेट, क्यों हो रहा है? सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि एरर जनरेट क्यों हो रहा है। अच्छा, एरर नॉट अवेलेबल का आ रहा है, तो हो ये रहा है कि लुकअप एक एरर जनरेट कर रहा है। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि लुकअप क्यों एरर जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पर हम दे देते हैं इज इक्वल टू लुकअप, नीचे एक और स्टेटमेंट, ये देखें नॉट अवेलेबल का दरअसल जो ये जो ओवरऑल जो हमें नॉट अवेलेबल कर वो आया एरर जनरेट हुआ, वो दरअसल लुकअप का आया है। अब लुकअप का क्यों हुआ है, क्योंकि ऊपर अहमद लिस्ट में मौजूद ही नहीं है, तो वो उसकी वैल्यू तो फाइंड ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या आ रहा है, लुकअप में एरर जनरेट हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस एरर का भी फ़ायदा उठाएंगे। अब फ़ायदा कैसे उठाएंगे, अब हमारा क्योंकि ये वाली जो वैल्यू फॉल्स की वैल्यू थी वो काम नहीं करेगी, क्योंकि जब ये लुकअप ही एक एरर जनरेट करेगा तो वो वहाँ सेकंड वैल्यू फॉल्स पे तो हम जा ही नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, हम इस इफ़ से भी पहले एक और स्टेटमेंट अप्लाई करते हैं, इफ़ एरर। अब ये क्या करता है, ये दरअसल अगर एरर जनरेट हो रहा है, आपने एक फंक्शन तैयार किया है, उसके अगेंस्ट कोई एरर जनरेट हो रहा है, तो उसको हिडन करने के लिए, उस एरर को छुपाने के लिए, या उसके अगेंस्ट आप अगर कोई और वैल्यू टाइप करवाना चाहते हैं तो वो आप इस स्टेटमेंट से करवा सकते हैं। अच्छा, इफ एरर जैसे ओपन किया तो सबसे पहले कहता है वैल्यू। अब ये सारी की सारी इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी, जो कि हमारा एक फंक्शन था। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, एक फंक्शन है जो कि हमें रिमार्क्स प्रोवाइड कर रहा है कि नेम जो हैं वो लिस्ट में मौजूद है या नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये वैल्यू हो गई। अब हमें देनी है कॉमा देना है हमने, जैसे हम कॉमा देते हैं तो सिस्टम चला जाता है वैल्यू फॉल्स। जो फॉल्स की जो वैल्यू है उसके अगेंस्ट आप क्या देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ कि जी नॉट मेंशन। ठीक है जी, वही स्टेटमेंट जो फॉल्स वाला हमारा काम नहीं कर रहा था वो हमने वैल्यू इफ फॉल्स में दे दिया और एंटर प्रेस करते हैं। अब देखें कि नॉट मेंशन लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा जी, अब मैं दे देता हूँ इसे जी, और क्या दूँ इसमें, मैं इसमें दे देता हूँ अतीक अहमद, नॉट मेंशनड आ रहा है। ठीक है, और अब मैं दे देता हूँ ओनली अतीक, नेम इज़ मेंशनड इन लिस्ट।
तो अब हमने क्या किया, इफ़ एरर इफ़ लुकअप, तीन फंक्शंस को अप्लाई करके वो चीज़ बनाई जो कि हमें बनानी थी। तो इस तरह मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि इफ़ जो है ना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए समझना और सीखना समझना। इफ़ जो है बहुत ही नेसेसरी है। आई होप आपको तीन एग्जाम्पल समझ आई होंगी। अब हम चौथी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। और ये बार बार मैं वैसे तो 5-10 मिनट की क्लास के अंदर ही भी इफ़ को फिनिश कर सकता था, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोगों की करवानी है और तबीयत थोड़ी सी नासाज चल रही है, सेट नहीं है, जिसकी वजह से एक्सेस के वीडियोस भी थोड़े से होल्ड हुए हैं। और मैं ऑडियंस से कहूँगा कि आप लोगों के साथ माजरत है कि वीडियोस जो हैं वो अपलोड होने में थोड़ा सा ताख़ीर हो रही है उनकी, लेकिन आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें। इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द बहुत जल्दी एक्सेस की और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वीडियोस अपलोड करूँगा। ठीक है जी। और चलते हैं अपनी फोर्थ एग्जांपल की तरफ। और फोर्थ एग्जांपल क्या है, क्या करवाना है हमने इसमें। अच्छा जी, यहाँ पर एक मंथ है हमारे पास 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल, पूरे अप्रैल मंथ का हमारे पास महीना टाइप होगा। अच्छा, मैं इसमें देना चाह रहा हूँ कि लिखा हुआ आए, क्या लिखा हुआ है जनाब, ये लिखा हुआ है कि जो आज का दिन है, आज का दिन क्या है, 30 तारीख है। अच्छा, यहाँ पर ये 30 तारीख हो गई। अच्छा, इसमें फिर 30 तारीख है तो हमें कुछ और भी डेट्स ऐड करनी पड़ेंगी, क्योंकि जो मैं चाह रहा हूँ वो फिर 30 तक मुकम्मल शायद नहीं होगा। अच्छा जी, मैं ये चाह रहा हूँ कि सिस्टम इन डेट से पहचान करे कि आज का दिन ये है, कल का दिन ये था और आने वाला दिन ये होगा। ठीक है। तो ये सिस्टम हमें टाइप करके दे कि कैसे हम डेट्स, यानी ये डेट्स है, कॉलम है हमारे पास जिसमें डेट्स हैं, तो सिस्टम हमें इंडिकेट करे कि ये आज का दिन है, ये कल का दिन था और ये आने वाला दिन है। ठीक है। मीन्स टुमारो, यस्टरडे और टुडे, सॉरी टुडे, यस्टरडे एंड टुमारो। तो ये तीन हमें रिमार्क्स में टाइप करवाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इफ़ के फंक्शन को अप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें भी इफ़ के साथ हम एक और स्टेटमेंट इस्तेमाल करने जा रहे हैं, एक और फंक्शन यूज़ करने जा रहे हैं। तो पहले वो पढ़ लेते हैं कि वो क्या है। अच्छा जी, अगर एक्सेल में आपको कोई कहे कि आज की तारीख बताओ जी कौन क्या है, तो आप ज़्यादातर सिस्टम वगैरह में देखते हैं, लेकिन एक्सेल ने आपको क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है टुडे का। इसमें आपको कोई टैब कोई वर्डिंग वगैरह नहीं लिखनी होती, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और जब आप इंटर प्रेस करते हैं तो ये आपको आज की तारीख बताता है, जो आज की तारीख है। ये दरअसल बताता है आपको सिस्टम डेट के अगेंस्ट, जो आपके सिस्टम की डेट है वो उसके अगेंस्ट आपको ये इंडिकेट करता है। ठीक है। तो इस टुडे को लेकर हम इफ़ के साथ जोड़ेंगे और हम अपना टास्क मुकम्मल करेंगे जो हमें करवाना है। तो इज़ इक्वल टू इफ़, लॉजिक टेक्स्ट क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि इफ़ अगर इस सेल में आने वाली वैल्यू बराबर हो जाए टुडे के, यानी ये वाली तारीख आज की तारीख के बराबर हो जाए, तो टाइप करो टुडे। ठीक है। अब कॉमा देंगे। अब वैल्यू इफ फॉल्स की तरफ हम नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि अब हमें तीन वैल्यूज़ टाइप करवानी है, क्योंकि तीन वैल्यूज़ हमें टुडे, यस्टरडे और टुमारो, ये तीन वैल्यूज़ हमें टाइप करवानी है। तो वो सारी की सारी एक लॉजिक के अंदर कंप्लीट नहीं होंगी, ये एक लॉजिक के अंदर कंप्लीट नहीं होंगी। हमें मल्टीपल लॉजिक्स को क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, एक लॉजिक में तो टुडे आ गया, अब सेकंड में वैल्यू इफ फॉल्स की जगह फिर हम दोबारा से इफ़ स्टेटमेंट को ओपन करते हैं और फिर हम यहाँ पर सेकंड लॉजिक दे देंगे। और सेकंड लॉजिक क्या है, इफ़ अगर ये वाला सेल is less than or sorry is equal to today
-1। अब ये आज की तारीख में से एक दिन माइनस हो जाएगा तो कल की तारीख यानी गुज़रे हुए कल की तारीख आ जाएगी, उसके बराबर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर टाइप करवा देंगे। अगर ये इस तरह हो तो टाइप हो जाए यस्टरडे, ठीक है जी। और फिर वैल्यू इफ फॉल्स की तरफ नहीं जाएंगे, फिर हमें एक और लॉजिक बनाने के लिए हमें तीसरी इफ़ को स्टार्ट करना पड़ेगा। और इफ़ ये वाली सेल में इस सेल में आने वाली रकम बराबर है टुडे +1। अब +1 तो फिर आने वाला कल उस तारीख के बराबर होगा, ठीक है। अगर इस तरह हो जाए तो लिखा हुआ आए टुमारो, ठीक है। ये तीनों हो गई। अब क्योंकि हमने 3 लॉजिक्स को यानी 3 इफ़ फंक्शन हमने ओपन किए, तो तीनों को हमें एंड में क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। अब ज़रा ब्रैकेट्स पे आप ध्यान दीजिएगा। मैं जैसे ही क्लोज़ करूँगा तो आप देखिएगा कि पहली इफ़ की जो ब्रैकेट है वो क्लोज़ होगी, फिर सेकंड क्लोज़ होगी और फिर थर्ड क्लोज़ होगी, ठीक है। तो पहली क्लोज़ हो गई, दूसरी क्लोज़ हो गई और तीसरी क्लोज़ हो गई, ठीक है जी। तीनों क्लोज़ हो गई, एंटर। अच्छा, अब रिटर्न में हमारे पास क्या आ रहा है, फॉल्स। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये तारीख ना आज ना कल ना आने वाले कल के बराबर हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बहुत पुरानी डेट हो। तो सिस्टम हमें उसके मुतल्लिक तो हमने कोई स्टेटमेंट बनाई ही नहीं, तो हम क्या करें, हम ये करते हैं कि इसमें हम दे देते हैं कि एक और इफ़ स्टेटमेंट यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं। और वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि इस वैल्यू से अगर फॉल्स जनरेट हो तो उसे छुपाने के लिए हम एक और इफ़ को स्टार्ट कर लेते हैं। क्योंकि देखिए हमने 3 स्टेटमेंट यानी 3 इफ़ का इस्तेमाल किया, तीनों में ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही सॉरी, तीनों में ये कंडीशन हमारी जो कंडीशंस जो हमने बनाई थी वो अप्लाई नहीं हो रही। तो क्योंकि तीनों स्टेटमेंट गलत हैं तो सिस्टम फॉल्स दे रहा है। तो फॉल्स को हमें छुपाना है, तो फॉल्स को छुपाने के लिए हम एक और इफ़ को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। इफ़ अब ये जो पूरी एक वैल्यू थी ना हमारी, वो हम दे देंगे, यानी ये जो पूरी हमारी है वो एक लॉजिकल टेस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे कि ये पूरा स्टेटमेंट, इससे अगर रिज़ल्ट मिल रहा है इज इक्वल टू फॉल्स, तो यानी ये हमारी एक लॉजिक बन गई पूरी, इज इक्वल टू फॉल्स। अगर ये फॉल्स के बराबर हो तो वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये ट्रू सही साबित हो जाए तो आप एम्प्टी यानी खाली सेल यानी कुछ भी टाइप ना करो। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने क्या दे दिया है, स्पेस दे दी है, ठीक है। ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पेस दे दी है, ठीक है। आप डैश दे सकते हैं या कुछ भी XYZ जो भी आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं, मैंने स्पेस दे दिया, ठीक है। और ऐसा अगर ना हो तो फिर यही फंक्शन दोबारा से क्या हो जाए, अप्लाई हो जाए। तो वैल्यू इफ फॉल्स के अंदर हमने वही फंक्शन दे दिया। अगर ये फंक्शन फॉल्स जनरेट करे तो खाली सेल, नहीं तो फिर वही फंक्शन अपना काम करे, ठीक है। तो ये हमने एक स्टेटमेंट इसमें दे दिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर की। अब देखें, अब क्योंकि वो तीनों से मीट नहीं कर रहा था, फॉल्स जनरेट कर रहा है, तो खाली सेल आ रहे हैं और हम इसे अब ड्रैग करते हैं नीचे की तरफ। और ये देखें जी, अब हमारे पास आ रहा है ये यस्टरडे, टुडे और टुमारो, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं चेंज करता हूँ, डेट्स को चेंज करते हैं, ज़रा देखते हैं फिर ये सिस्टम क्या करता है। अगर मैं यहाँ से सिस्टम डेट जो है वो चेंज कर देता हूँ। अच्छा जी, जनाब जनाब जनाब, चेंज
चेंज कहाँ से करेंगे विंडोज़ 11 में मेरे भाई? सेट ऑटोमेटिकली ऑफ कर दिया, ये आ गया चेंज। और अब मैं इसे कर देता हूँ, ये है मई और मई की 1 तारीख है, ठीक है। चेंज करो और ये 1 मई आ गई इसमें। और अब हम देखते हैं क्योंकि ये हमारा स्टेटमेंट था। अब ज़रा इसे मैं करता हूँ सेव। अच्छा जी, सेव किया। कोई रिटर्न में आया मेरे भाई? हाँ जी, अब देखें स्टेटमेंट चेंज हो गया। 30 तारीख पे यस्टरडे चला गया, 1 मई पे टुडे चला गया है, और टुमारो आ गया है 2 मई पे। ये आप लोगों को दिखाना चाह रहा था कि जैसे ही सिस्टम डेट चेंज हो जाएगी ये ऑटोमेटिक रिमार्क्स चेंज होना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो है वो हमने सिंपल इफ़ स्टेटमेंट को इस्तेमाल किया, जैसे कि मैंने आप लोगों को फंक्शन दिखाया था। अब ये देखें आप लोगों ने कितना बड़ा फंक्शन टाइप कर दिया खुद से। तो इस तरह की लॉजिक्स आप लोगों ने सीखनी है, समझनी है। और अगर आप यानी सीखना चाहते हैं, दिल से अगर सीखना चाहते हैं, तो इन क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। और दोबारा से मैं इसे कर देता हूँ रीसेट, क्योंकि सिस्टम डेट अपडेटेड होनी चाहिए। अच्छा जी, ये मैं कहाँ चला गया? एडजस्ट डेट एंड टाइम, और इसे सेट ऑटोमेटिकली कर लेते हैं, ठीक है जी। और दोबारा से इसे ज़रा मैं रिफ़्रेश करता हूँ। अच्छा जी, वापस से रीसेट हो गया। क्लियर है? आज मेरे ख्याल में ये 3 से 4 एग्जांपल्स आप लोगों को मैंने दी हैं इफ़ स्टेटमेंट की। आई होप आप लोगों को क्लास समझ आई होगी। अगर कोई भी चीज़ समझ ना आई हो, कमेंट्स कीजिए, पूछिए, सवाल कीजिए। सवाल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप सवाल करेंगे तो आंसर हासिल करेंगे, समझेंगे। नेक्स्ट क्लास तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।